हरियाणा में सरकार गठन की तैयारियां भी काफी ज्यादा तेज होती हुई, ऐसे में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, मोहन यादव पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, अमित शाह भी खुद पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में नियुक्ति को लेकर क्या कुछ कहना आपका? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें, क्योंकि उन्हें ये जिम्मा सौंपा गया था कि जो अगर हरियाणा में किस तरीके से टिकट वितरण किया जाए, तो ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी के बीच में भी विधायकों की तरफ से और पूर्व मंत्रियों की तरफ से ये सुर उठने लगे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, अगर बनाया जाए तो वो हरियाणा की तस्वीर बदल देंगे। ये शब्द जो 7वीं बार विधायक चुने गए हैं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का है। और अनिल विज ने बीते कल जेपी नड्डा के जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी मुलाकात की है। जिस तरीके से उनका कहना था कि वो जिस 7वीं बार विधायक अब चुने गए हैं, तो ऐसे में सीनियर होने के नाते वो भी अपनी बात आला कमान के समक्ष रखेंगे, लेकिन अंतिम फैसला आला कमान का ही स्वीकार किया जाएगा। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत की अगर बात करें, हालांकि बीते कल ट्वीट कर उन्होंने हर संभावनाओं का खंडन किया है, लेकिन उनकी तरफ से भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री की चाह वो भी रखते हैं। अब उनकी बेटी को बीजेपी ने टिकट दी थी अटेली से, आरती राव, वो यहाँ पर विधायक चुनी गई है। ऐसे में उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनकी बेटी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो नियुक्ति की गई है ऑब्जर्वर के तौर पर, इसे इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि बीजेपी में जो अंदर से आवाज उठ रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी को हटाकर किसी और को घोषित किया जाए, तो इस तरीके की बगावती सुर बीजेपी में ना पनपे। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साथ में मोहन यादव को भी ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी तरीके की इस बगावती सुर जो जिस तरीके से कांग्रेस में देखने को मिलता है, वैसा यहां पर देखने को मिले। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद विधायक दल की बैठक लेने के लिए पहुंचेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के बिगुल से पहले ये घोषणा पंचकुला में कर दी गई थी कि 2024 का विधानसभा चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी की ओर से नायब सिंह सैनी ही होंगे। ऐसे में ये तय है कि एक औपचारिक तौर पर ये विधायक दल की बैठक 16 तारीख को बुलाई गई है। इसमें सभी की राय जरूर ली जाएगी, लेकिन विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को ही चुना जाएगा और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 17 तारीख को मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी शपथ तो लेंगे ही, साथ ही उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ लेंगे। हालांकि देखिए, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे, उनकी अंतिम सूची अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी विधायक नए चुने गए हैं या पुराने विधायक हैं, उन्होंने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है और बीजेपी आला कमान से वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लॉबिंग उनकी शुरू हो चुकी है कि मंत्रिमंडल में उन्हें या उनके परिवार के सदस्य को जगह दी जाए। तो अब देखना होगा कि महिलाओं को कितना तवज्जो देती है बीजेपी और कितनों को शामिल करती है मंत्रिमंडल में, क्योंकि सावित्री जिंदल की अगर बात करें, उन्होंने भी समर्थन दे दिया है, निर्दलीय के तौर पर जरूर जीती है, लेकिन उनके बेटे कुरुक्षेत्र से बीजेपी के लोकसभा सांसद है, सबसे अमीर महिला हैं देश की। तो ऐसे में उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जाता है या नहीं, राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो भी बनना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी बेटी को उन्होंने आगे किया है। अब उनकी बेटी को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है या नहीं, ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ किरण चौधरी भी लॉबिंग में लगी हुई है, दिल्ली में डेरा डाला हुआ है उन्होंने कि किसी तरीके से उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो चुनाव जीती है, तो शाम से उन्हें जगह दी जाए। अब कार्तिक शर्मा चाहते हैं, उनकी माता जी कालका से जीती हैं शक्ति रानी, तो उनको जगह दी जाए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि एक परिवार एक पद का जो नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, ऐसे में एक परिवार एक पद पर क्या अडिग रहती है अपनी इस नियम पर या नहीं, क्योंकि बिल्कुल जो महिलाएं भी यहाँ पर चुनी गई हैं, उनके पहले से जो सदस्य हैं या तो राज्यसभा सांसद हैं या लोकसभा सांसद हैं। अब देखना है पुराने कितने पूर्व मंत्रियों को यहाँ पर जगह मिलती है या बड़े पुराने विधायकों को कितनों को जगह मिलती है, कितने नए मंत्रियों को यहाँ पर जगह दी जाती है मंत्रिमंडल में, वो देखना होगा। लेकिन लॉबिंग अभी से शुरू हो चुकी है, दिल्ली में सभी नेताओं की तरफ से डेरा डाला गया है, केंद्रीय मंत्रियों से और बीजेपी आला कमान से मुलाकात की जा रही। बिल्कुल ईशा, ये जो लॉबिंग शुरू हुई है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, उसमें सबसे बड़ा नाम अगर है तो अनिल विज का है। देखिए, तीखे तेवर रखने वाले नेता माने जाते हैं और ऐसे में उनका बार बार ये कहना कि अगर सीएम पद की जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है तो वो बखूबी उसे निभाएंगे। और देखिए, वो ये कहते हुए नजर नहीं आते, वो कहीं ना कहीं अपनी इच्छा भी जाहिर करते हैं और तमाम दिग्गजों का जो जमावड़ा है वो इस वक्त दिल्ली में लगा हुआ है और शायद इसीलिए पर्यवेक्षक के तौर पर एक काफी दिग्गज नेता अमित शाह को चुना गया है। ऐसे में
अगर देखा जाए तो बीजेपी के आगे भी आप कितनी बड़ी चुनौतियां, इस अंतर कहीं ना कहीं कलह तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो सुर पनप रहे हैं इसको शांत करने के लिए बीजेपी के आगे कितनी बड़ी चुनौतियां देख रही हैं? देखिए, अगर अनिल विज की बात करें तो इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि हमने देखा है बीजेपी वो पार्टी है, अगर किसी नेता को वो मुख्यमंत्री के तौर पर या उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो चुन लेती है या मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाता है तो देखिए, सुर जरूर सुनाई देते हैं, लेकिन वो सुर भी बहुत जल्दी दब भी जाते हैं। अनिल विज लगातार जरूर कहते नजर आए हैं, और जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री भी बनाया गया था मनोहर लाल खट्टर को हटाकर लोकसभा चुनाव के वक्त में, उस दौरान इसी नाराजगी से उन्होंने गृह मंत्री का पद भी छोड़ा था, और मंत्रिमंडल में वो शामिल, नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया था। का कहना था कि तजुर्बे के आधार पर वो नायब सिंह सैनी से कहीं आगे हैं, और अब तो 7वीं बार विधायक चुने गए हैं, तो ऐसे में उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो पहले ही घोषित हो चुका है, लेकिन गृह मंत्री के तौर पर खट्टर सरकार में वो काम कर चुके हैं। क्या डिप्टी सीएम का पद उन्हें दिया जाता है या नहीं, या किसी महिला को डिप्टी सीएम बनाया जाता है या नहीं, ये भी देखना जरूरी है। लेकिन अनिल विज जिस तरीके से वो अपनी ख्वाहिश रख चुके हैं कि अगर उन्हें बनाया जाता है मुख्यमंत्री तो हरियाणा की तस्वीर बदल देंगे, लेकिन अनिल विज अगर अब दोबारा ये सुर और उठाते हैं तो इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। 40 का आंकड़ा पूर्ण बहुमत का है, 48 भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सीटें मिली है, 3 निर्दलीय हैं जिनकी तरफ से समर्थन यहाँ पर दिया गया है, कुल आंकड़ा 51 हो जाता है। 1-2 नेता अगर बगावत भी करते हैं तो बीजेपी को इससे कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसीलिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत सुर भी अगर जो अब सुनाई भी दे रहे हैं, ये भी आगे सुनने को ना मिले और सरकार यहाँ पर सुचारू रूप से और सकारात्मक रूप से चले। जी ठीक है ईशा, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो